वानगांव नाम का एक गांव था। नमन वहां अपने गरीब और लाचार परिवार के साथ रहता था। नमन की माँ सुकन्या लंबी बीमारी से गुजर रही थी, जिसे लेकर नमन हमेशा चिंतित रहता था। माँ की बीमारी के कारण नमन अपनी पढ़ाई भी पूरी ना कर सका। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन शहर जाकर नौकरी ढूंढाऊं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। शायद पिताजी हमें वहां मिल जाएं। बेटा, तुम्हारे पिताजी को लापता हुए 25 साल बीत चुके हैं। तुम कितनी बार शहर जाकर छानबीन कर चुके हो, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब उम्मीद करना ही गलत है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पिताजी को मैं इस बार जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में अच्छे से पता है। मैं अकेले इस झोपड़े में नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जो होगा वो दोनों साथ में देख लेंगे। माँ बेटे दोनों ही अपने अपने बोरिया बिस्तरा बांधकर शहर के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद रमन ने देखा कि उनके पास रखा पानी खत्म हो चुका है। मुझे बड़ी प्यास लगी है बेटा, कहीं से भी पानी लेकर आ, वरना मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। आप यहीं पास वाले बगीचे में बैठ जाइए। मैं तब तक पानी लेकर आता हूँ और जल्दी आता हूँ। आप चिंता मत करिएगा। बेटा, जितना तुमने दिलासा दिया है ना, उतने में तो तुम जाकर पानी ले आते। जा और जाकर ले आ। नमन पास के गांव में पानी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन हर जगह उसे खाली सड़कें और सिर्फ पेड़ ही नजर आते हैं। और उन्हीं सड़कों पर उसे एक घर दिखता है, जो कि ठीक पहाड़ों के बीच में था। उस घर को देखते ही नमन के चेहरे पर राहत आती है। वहाँ एक घर नजर आ रहा है। मुझे वहाँ जाकर देखना होगा। बस पानी मिल जाए। नमन उस घर में जाता है और जाकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है? कोई है? यहाँ पर कोई है? मेरी माँ का प्यास से बुरा हाल हो चुका है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। दरवाजा खोलिए। मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, रुको बेटा, मैं आया। उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और मटके से पानी निकाला और ग्लास में लाकर उसे देते हुए कहा, चलो चलो, जल्दी से चलो। मेरे पास ये पानी रखा हुआ है, ये उन्हें पिला दो। साथ ही मैंने कुछ जामुन लिए हैं, उन्हें ये जामुन खिलाकर पानी पिला देना। वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसा आप कहें। ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ उनसे पहले पहुँचा दूंगा। नमन उस आदमी से सारी चीजें लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। पानी, 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 जल्दी ले आओ बेटा। माँ, तुम चिंता मत करो। ये लो पानी, मैं लेकर आ गया हूँ माँ। उससे पहले ये जामुन खा लो। उस जामुन को खाकर नमन की माँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, जिसे देखकर नमन हैरान हो गया। माँ, आप तो एकदम बदल गई हैं। ये सब क्या है? मैंने आपको इतना स्वस्थ तो कभी नहीं देखा। मैं खुद ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर ये सब माजरा क्या है? तुम्हें ये जामुन कहाँ मिले? और उस जामुन का स्वाद एकदम जाना पहचाना था। उतने में ही वहाँ पर वही शंकर आ जाता है, जिसे देखकर नमन की माँ सुकन्या हैरान हो जाती है। आप यहाँ? नमन, 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 ये तो तेरे पिताजी हैं, जिन्हें हम शहर ढूंढने के लिए जा रहे थे। पापा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुम्हें सारी सच्चाई अच्छे से बताता हूँ। उस वक्त गांव में बाढ़ आ चुकी थी। पास का ही एक डैम खुलने के कारण सारा पानी गांव के अंदर आ गया था। अरे शंकर, जल्दी से अपने परिवार को उठाकर उन्हें रिश्तेदारों के पास भेज दो। डैम खुलने की वजह से इस गांव में पानी आ चुका है और जल्दी ही पूरा गांव डूब जाएगा। ये तुमने ठीक कहा भाई, मैं अभी ऐसा ही करूंगा। उस वक्त शंकर ने ठीक वैसा ही किया। अपने बच्चे नमन और अपनी पत्नी सुकन्या को रिश्तेदारों के पास भेज दिया। तुम दोबारा इस डूबते हुए गांव में मत आना, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आऊंगा। आप जल्दी से हमारे पास आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। बस नमन बेटे का ध्यान रखना। उसके बाद मैंने खबर सुनी कि रास्ते से जाती हुई बस खाई में गिर गई है और मैंने सोचा कि मैंने मेरा परिवार खो दिया है और इस जगह आकर बस गया।
मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार सही सलामत है। आपका परिवार सलामती से बिल्कुल भी नहीं है और पिताजी के प्यार के लिए तरसा हूँ मैं। और एक आप हैं कि यहाँ रहकर जामुन खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहो नमन, पिताजी से कोई ऐसे बात करता है क्या? आवाज ऊंची मत करो। भाग्यवान भला उस ऊपर वाले का जिसने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। तुम्हारा दिया हुआ जामुन का पेड़ आज बहुत बड़ा हो गया है। मैंने उसे संभाल कर रखा था। वो कोई मामूली जामुन का पेड़ नहीं है, उसमें कई सारी शक्तियां हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये कैसे जामुन के पेड़ हैं? इससे क्या होता है? ये जामुन कई हजार सालों में एक बार ही फलता है। उस पेड़ के जामुन को खाते ही लोग तंदुरुस्त और ठीक हो जाते हैं। हम अपनी गरीबी इस जामुन की मदद से खत्म कर सकते हैं। बेटा, मैं मेरे परिवार को पाकर ही खुश हूँ। चलो उस घर पर वहाँ चलकर तुम जामुन के पेड़ को देख लो। नमन अपने पिता और अपनी माँ के साथ जाकर उस जामुन के पेड़ को देखता है और देखता है कि एक विशाल जामुन का पेड़ उस जगह पर खड़ा है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो पूरा पेड़ जामुन से भरा हुआ होता है। माँ, इस जामुन से हम बेसहारा लोगों को ठीक करेंगे, कम पैसों में ही। बेटा, तुम्हारी सोच नेकी की है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही बेसहारा और गरीब हैं। वो जामुन नहीं खरीदेंगे। तुम कोई और काम जरूर कर सकते हो। पिताजी, क्या मैं बिरयानी की दुकान खोल सकता हूँ? ये पहाड़ी इलाका है। हम थोड़ी ही दूर गांव में चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपना बिरयानी बेचने का काम करेंगे। तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही करो। नमन ने बिरयानी का ठेला खोल दिया और फिर पास ही के गांव में जाकर बिरयानी बेचने लगा। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, जो खाए उसका दिल भर जाए। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कितने के दिए भाई? सिर्फ 50 रुपए और पेट भर। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता और अच्छा है। दे दो, मेरे परिवार के लिए पूरे 200 रुपए का। जी। ऐसे ही नमन की बिरयानी बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गई। कुछ दिन बीत चुके थे। नमन पूरी मेहनत से अपना काम किया करता था और अपने माँ पिताजी की सेवा भी किया करता था। इस बात से उसके माँ पिताजी दोनों ही बड़े खुश थे। माँ, मैं आपके लिए ये मंगलसूत्र लेकर आया हूँ, सोने का। अरे वाह बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही तरक्की करो और काबिल बनो। सब बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर गांव का मुखिया रोते हुए आया। शंकर, शंकर, अरे ओ शंकर, मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो। बड़ी समस्या हो चुकी है। ठहरो जरा, सांस लो। बताओ हुआ क्या? ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो इतने भागे भागे इतनी दूर आए हो गांव से? मेरे गांव में समस्या आन पड़ी है। गांव का हर एक व्यक्ति बीमार है। गांव में एक बीमारी फैलने की वजह से लोग परेशान और हताश हैं। मैं गांव के बाहर था, इसी वजह से मैं बच गया। मेरा परिवार तक इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। लेकिन इस बीमारी के बारे में तुम किसी डॉक्टर या वैद्य को क्यों नहीं बता देते? उस समस्या के डर से इतने लोग परेशान हैं कि मैं क्या बताऊं। पिताजी, हम उनकी मदद जादुई जामुन से कर सकते हैं। हम जामुन को बिरयानी में मिलाकर उन्हें खिला देंगे, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे में हमें उन्हें सिर्फ जामुन खिलाना चाहिए। नहीं माँ, उस गांव में हमारी बिरयानी बहुत बिकती है। जामुनी बिरयानी खाकर उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो एकदम तरोताजा हो जाएंगे। नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। बेटा, बस उन्हें ठीक कर दो। तुम्हें मुंह मांगी कीमत हम देंगे। नमन ने जादुई जामुन के पेड़ से कई सारे जामुन तोड़े और बिरयानी बनाकर उस जामुन में डाल दिया। और ये हो गई हमारी जामुन की बिरयानी तैयार। नमन और मुखिया जी मिलकर पूरे गांव में जामुन बिरयानी बांटते हैं। जैसे जैसे सब लोग जामुन की बिरयानी खा रहे थे, उस जामुन के जादू से सब लोग ठीक होते जा रहे थे। मुखिया इस चीज को देखकर बहुत खुश था। बेटा, अगर आज तुम ना होते तो मेरा गांव तबाह हो चुका होता। लाख लाख शुक्र है तुम्हारा। ये तो मेरा फर्ज था।
जामुन बिरयानी खाते ही सब ठीक हो गए और ये बात हर जगह आग की तरह फैल गई। सारे ही नमन से जामुन बिरयानी खरीद कर खाने लगे और नमन की तारीफें करने लगे। नमन के पूरे परिवार को नमन पर नाज था और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े चाव से उनकी बिरयानी खाया करते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया शुक्रिया। बिरयानी का स्वाद अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूँ। वैसे भी कब तक मैं अकेले घर का और पूरे परिवार का कारोबार संभालूंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। आप पहले भाईजान का ही निकाह करवाओ। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी शौकत। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली। सना पढ़ी लिखी थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ महीनों बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर के सारे काम संभाल लिए। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी, पर बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ, वो तो है। अब वो तो तब पता चलेगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। ग्राहक तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर शौकत के बगल में ही एक नया बिरयानी का दुकान खुला, अमजद का। अमजद पुराना खानसमा था। अमजद की बिरयानी भी स्वादिष्ट थी और उसकी भी खुशबू आसपास फैल जाती थी। शौकत 100 रुपए में बिरयानी बेचता था, इसलिए अमजद 80 रुपए में बेचने लगा। ये अमजद मियाँ तो मेरा बैठे बिठाए धंधा खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम घटाकर 80 रुपए कर दिया। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई ग्राहक बस नया स्वाद चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, पर अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूल ही नहीं सकता। धीरे धीरे शौकत के ग्राहक कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ ही दिनों की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेरे ग्राहक लौट आएंगे। शौकत ने अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश की, पर धंधे में नुकसान उसे सताए जा रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर चिंता में रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक वहीं जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। हो सकता है ये बस कुछ ही दिनों की बात हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे परिवार को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम करने की वजह से ग्राहक दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम कर कर देखें? हम कैसे दाम कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने में लागत ही 50 रुपए की है और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब बस 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते?
बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। लगभग बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना? अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी। मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती हैं। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी? ये पहली बार सुना है। आजकल अलग चीज ही बिकती है, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले दिन शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस बार उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी पता है और बिरयानी भी पता है, पर मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल आज वही खाते हैं। हाँ हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। शुक्रिया शुक्रिया। लोग शौकत की बिरयानी को बहुत पसंद कर रहे थे। उस दिन शौकत की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर गया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस महीने शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई। महीने के अंत में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी का आइडिया काम कर गया। दुगनी कमाई होने लगी है। एक बार फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ। उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ। उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुंचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है।
हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है, बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे
और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। लक्ष्मणपुर गांव में छतन सिंह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। छतन सिंह की एक बड़ी बेटी स्वाति पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी। बस स्वाति की शादी हो जाए, मेरे सर से सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं जी? स्वाति गुणी लड़की है, उसकी शादी जरूर एक अच्छे घराने में होगी। आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, मैं खाना स्वाति के हाथों भेज दूंगी। छतन सिंह एक किराने की दुकान में नौकरी किया करता था और हमेशा अपने मालिक के ताने और ग्राहकों से डांट सुना करता था। मुझे 1 किलो बासमती चावल दे देना, आज घर पर बिरयानी बनानी है। अरे वाह बहन जी, ये बड़ी अच्छी बात है। 1 किलो बासमती चावल पूरे 200 रुपए के हैं, पैसे दीजिए। 200 रुपए? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? 200 रुपए चावल कैसे हो सकते हैं? आस पड़ोस की दुकान में तो 120 रुपए किलो है। वो क्या है ना बहन जी कि ये सारी कीमत मेरे मालिक ने तय की है। अगर मैं इसे कम में बेचता हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। उनसे कहिए अब से मैं आपके इस घटिया दुकान में नहीं आने वाली हूँ और सबको मना करने वाली हूँ कि और कोई भी इस दुकान में ना आए। वो औरत दुकान पर से गुस्से में चली जाती है। उतने में वहाँ पर छतन सिंह का मालिक आता है, जो ये सारी बातें सुन लेता है और छतन सिंह को फटकार लगाकर कहता है, तुम हो ही नहीं किसी काम के, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। मालिक, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा ना कीजिए। एक ग्राहक तो तुमसे संभाला नहीं जाता। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। पता नहीं किस काम के हो और आइंदा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। छतन सिंह वहाँ से जा ही रहा होता है कि स्वाति हाथ में टिफिन का डब्बा लिए उसे रास्ते में मिलती है और उसे निराश देखकर उससे कहती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं और इस तरह भारी धूप में कहाँ जा रहे हैं? मैं क्या बताऊं बेटी, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, लेकिन हमेशा कोई ना कोई तकलीफ मुझे परेशान करती ही रहती है। लेकिन हुआ क्या है? आप इतने टेंशन में लग रहे हैं। अगर आप इतने टेंशन में रहेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, बताइए तो। तब जाकर छतन सिंह उसे अपनी सारी समस्या बताता है। पिताजी की परेशानी देखकर स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम क्यों रो रही हो बेटी? इन सब में मेरी ही गलती है। मेरे सारे दोस्त बेईमानी करके आगे निकल गए और एक मैं हूँ जिसे बेईमानी करना नहीं आता तो कुछ ना कर पाया। दोनों वहाँ चिंता में खड़े थे कि उन्हें कुछ डाकुओं के झुंड ने घेर लिया, जिसे देखकर दोनों अचंभित रह गए। भागड़ बोल, इन दोनों बाप बेटी को हमारे घर ले चलो। हाँ, भागड़ बोल की जय, ले चलो। छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो मुझे। उन डाकुओं के पूरे झुंड ने उन्हें बंदी बना लिया और अपने इलाके में ले गए। स्वाति की माँ यानी कि छतन सिंह की पत्नी पहले से ही वहाँ बंधी हुई हैं। भाग्यवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन है ये लोग और हमसे चाहते क्या है? मैं घर से बाहर बाजार की तरफ राशन लेने जा रही थी। सोचा था कि बिरयानी बनाऊंगी और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। पता नहीं ये हमसे क्या चाहते हैं। हमें बंदी बनाकर क्यों रखा गया है? मैं और मेरा परिवार दर्द से करा रहे हैं। हमें छोड़ दो। हमसे चाहते क्या हो? तुम छतन सिंह हो ना, जो उल्टा पैदा हुआ है, और वही छतन सिंह
जिसने कभी कोई चोरी का काम ही नहीं किया? जी, मैं वही छतन सिंह हूँ, लेकिन तुम मेरा नाम और ये सब कैसे जानते हो? तुम हो कौन? तुम मेरी बातें छोड़ो, इस पत्थर को देख रहे हो? इस पत्थर का मैं क्या करूं? इस पत्थर पर से तुम्हें 10 बार छलांग लगानी है। अगर तुम इसमें सफल होते हो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। तब तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे ना? मेरा वादा है तुमसे। मुखिया के कहते ही छतन सिंह को छोड़ दिया और छतन सिंह उस बड़े से पत्थर के ऊपर से छलांग लगाने लगा। जैसे ही 10 छलांग छतन सिंह के पूरे हुए, वो पत्थर एक सुंदर लड़के में बदल गया। उस लड़के को देख के सारे खुशियां मनाने लगे। मेरा बेटा वापस आ गया। धन्यवाद तुम्हारा। बागड़ बोल महाराज की जय। मैं उनका हमेशा आदर करूंगा। ये हुई ना बात, लल्लन अब वापस आ गया। ये सब क्या है, कोई विस्तार से बताएगा? चोरी और लालच के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर का बन गया था। ये श्राप से तभी मुक्त हो सकता था जब कोई उल्टा पैदा हुआ व्यक्ति जो ईमानदार और सच्चा हो उस पत्थर से 10 छलांग लगा देता। तो जो तुमने आज कर दिया, पिछले 2 सालों में ना जाने मैं कितने लोगों को लेकर आया था। तुम्हारा काम हो गया तो अब क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? मेरा परिवार पहले से ही बहुत परेशान है और तुमने उन पर और तमाशा कर रखा है। छोड़ो हमें अब। ऐसे कैसे जाओगे? तुम्हारी भेंट तो लेते जाओ। क्या ने अपने आदमियों को इशारा किया। वहां से उनमें से एक चमकता हुआ हैंडपंप लेकर आ गया। तुमने हमें इतना परेशान किया इस हैंडपंप के लिए? ये कोई मामूली हैंडपंप नहीं है, ये चमत्कारी हैंडपंप है। जब तुम इसे चलाओगे तो इसमें से तुम्हारी मनपसंद चीज निकलेगी। क्या सच? और ये तुम मुझे दे रहे हो? हाँ, तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार जो किया है, मेरे बेटे को वापस लाकर। लेकिन इस हैंडपंप का इस्तेमाल कैसे करना है और इससे क्या होगा? इस हैंडपंप को तुम एक सुरक्षित जगह जाकर लगा देना और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी फेंक देना। जब भी तुम हैंडपंप चलाओगे उसके अंदर से तुम्हारी मनपसंद चीज निकलेगी। उन डाकू से छतन सिंह का परिवार हैंडपंप लेकर आता है और वहां से चला जाता है। छतन सिंह अपने घर के आंगन में उस हैंडपंप को लगा देता है। स्वाति एक गिलास में पानी लाकर छतन सिंह को देती है। देर किस बात की, आप इस हैंडपंप को चला दीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा ही होगा। छतन सिंह जैसे ही उसके अंदर पानी डालता है, उसके अंदर से बिरयानी निकलने लगती है, जादुई हैंडपंप की बिरयानी, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। पिताजी, ये देखिए, हैंडपंप से बिरयानी निकल रही है। इसका मतलब उनकी बात सच निकली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हमारी सारी मुसीबत का हल निकल गया। किसी ने सोचा था कि मेरे उल्टा पैदा होने और अच्छे कर्म करने की वजह से ये फल हमें मिलेगा। उसी दिन से छतन सिंह अपना एक छोटा सा ढाबा खोल देता है, जिसका नाम वो हैंडपंप बिरयानी रखता है। देखते ही देखते छतन सिंह की सारी समस्या दूर हो जाती है। हर एक गांव कस्बों में छतन सिंह के हैंडपंप बिरयानी की वाहवाही होने लगती है। एक दिन छतन सिंह का पुराना मालिक उसे मिलता है। भाई साहब, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बिरयानी मिलेगी? लोगों से सुना है कि आप मुफ्त में भी दे देते हैं। जैसे ही छतन सिंह पलटता है, वो देखता है कि उसके पुराने मालिक की हालत भिखारी जैसी हो चुकी है। मालिक, आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं अभी आपको बिरयानी देता हूँ। तुम इतने बड़े आदमी कैसे बन गए? लोगों को ज्यादा छल से लूटते रहा और मेरी ये दशा हो गई। सारी दुकान और जमीन मिट्टी में मिल गई। जैसे ही छतन सिंह ने हैंडपंप चलाना शुरू किया, उसमें से बिरयानी निकलने लगी और उसने अपने पुराने मालिक को परोसकर खिलाया। ऐसे ही छतन सिंह सबकी मदद करने लगा और अपने हैंडपंप बिरयानी से अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताने लगा और उसने अपनी बेटी स्वाति की शादी भी अच्छे घराने में कर दी। रिया अपने कॉलेज के पहले दिन अपनी सीट पर अकेले बैठकर अपना टिफिन खा रही थी। कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी नैना अपने 2 दोस्तों के साथ रिया के पास आती है। नैना एक नकचड़ी लड़की थी और क्लास में हर कोई उससे डरता था। ए लड़की, नहीं है क्या? हाँ, आज मेरा पहला दिन है। टिफिन में क्या है तेरे? मैगी। नैना उसका टिफिन लेकर खाने लग जाती है।
आधा टिफिन खत्म करके वो कहती है, तेरी माँ की तो बिरयानी की दुकान है ना? मैगी इतनी बुरी बनाई है तो बिरयानी कितनी बकवास बनाती होगी। रिया को अपनी माँ के बारे में ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने नैना को जवाब दिया, आधा टिफिन चढ़ कर गई और अब कह रही हो कि मेरी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती। किसी और की माँ के बारे में ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है। आज की आई हुई लड़की ने नैना को उल्टा जवाब दिया। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया और उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। नैना ने रिया को जोर से धक्का दिया और रिया के शरीर पर कुछ निशान पड़ गए। उस दिन घर पहुंचते ही रिया की माँ ने उसके शरीर पर निशान के बारे में पूछा और रिया ने उनको सब बता दिया। हम कल ही जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगे। वो लड़की प्रिंसिपल की बेटी हुई तो क्या हुआ, ऐसे मनमानी थोड़े ना चलेगी उसकी। दूसरी सुबह रिया और उसकी माँ प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल मानने को राजी ही नहीं थी कि उसकी बेटी नैना ऐसा कर सकती है। उसने उल्टा रिया को झूठा ठहरा दिया। रिया उदास होते हुए क्लास चली गई और उसकी माँ अपनी दुकान। आज फिर कुछ किया है उस लड़की ने तेरे साथ? हाँ माँ, जब टिफिन खाने बैठी तो सबको मेरे टिफिन के बारे में भला बुरा कहने लगी और सब मुझ पर हंसने लगे। तू रुक बेटा, कल मैं तेरी पूरी क्लास के लिए बेहतरीन बिरयानी बनाकर भेजूंगी। रिया और उसकी माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में एक राज छुपा हुआ था, एक जादुई राज। दूसरे दिन रिया के स्कूल पहुंचते ही सबको उसके बैग से बिरयानी की खुशबू आने लगी। उसको कई लोगों ने पूछा कि इतनी सुंदर खुशबू क्या उसके बैग से आ रही है? हाँ हाँ, आज सबको बिरयानी खाने को मिलेगी। मेरी माँ ने पूरी क्लास के लिए बिरयानी भेजी है। लंच ब्रेक में सब रिया के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए। पूरी क्लास ने रिया की माँ के हाथ की बिरयानी खूब स्वाद लेकर खाई। अब आएगा मजा। बिरयानी तो खा लिया, अब बिरयानी के जादू का समय है। लंच ब्रेक के बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे। नैना अचानक बेंच में चढ़कर बंदर की तरह उछलने लग गई। नैना और उसके दोस्त जिन्होंने रिया का मजाक उड़ाया था, सब अपने बेंच पर चढ़कर बंदर की तरह उछलने लग गए। क्या कर रहे हो तुम तीनों? अभी नीचे उतरो। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। अभी बाहर निकलो। पूरी क्लास नैना और उसके दोस्तों को देखकर हंसने लगी। नैना को घर भेज दिया गया। दूसरे दिन नैना शर्मिंदगी से क्लास में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आया और अब वो उसकी हालत का बदला लेना चाहती थी। इस रिया की तो इसको अब मजा चखाऊंगी मैं। इसको इस क्लास से ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी नैना नहीं। कुछ दिनों बाद नैना ने रिया को कॉल किया। हेलो रिया, तुम कल कॉलेज आ रही हो? हाँ, आऊंगी मैं कॉलेज। क्यों? वो एक्चुअली तुम्हारे माँ की हाथ की बिरयानी खाने का मन कर रहा है। बहुत स्वादिष्ट थी उस दिन भी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी उसके। थोड़ा ज्यादा लेकर आना, मैं अपने पिताजी को भी खिलाना चाहती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। कल मैं टिफिन में तुम्हारे और सर के लिए बिरयानी लेकर आऊंगी। रिया और उसकी माँ को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए रिया की माँ ने फिर से अपनी जादुई बिरयानी बनाई और रिया के हाथ उसे कॉलेज भेज दिया। आ गई तुम? मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। और चलो अभी पापा को देकर आते हैं। पर प्रिंसिपल सर तो मीटिंग में होंगे ना अभी। इतनी बढ़िया बिरयानी खाकर वो अपनी मीटिंग खुद कैंसिल करवा देंगे। तुम अपने हाथों से बिरयानी देना उनको। उनको भी तो पता चले तुम्हारी बिरयानी के जादू के बारे में। जाओ, उनको बाहर बुलाकर लाओ। रिया प्रिंसिपल के कैबिन के अंदर उन्हें बुलाने जाती है। नैना मौका देखकर अपने पापा की बिरयानी में जुलाब की गोलियां डाल देती है। फिर प्रिंसिपल ने नैना को भी अंदर बुलाया। क्या हुआ नैना बेटा? तुम्हें पता है मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। जी पापा, आप बस ये बिरयानी एक चम्मच चखकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया बिरयानी है, मैंने भी खाई है। मैं चाहती हूँ कि आप भी रिया की माँ की हाथ की बिरयानी खाएं। प्रिंसिपल बिरयानी चखता है
और बहुत खुश हो जाता है। प्रिंसिपल बहुत स्वाद लेते हुए बिरयानी खा रहा है। नैना इंतजार कर रही है कि कुछ गड़बड़ होगी, पर उसके पापा तो खुशी खुशी बिरयानी खाए जा रहे हैं। वाह बेटा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बिरयानी है। वाह रिया, तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से थैंक यू कहना बेटा। पापा, आपको कुछ हो नहीं रहा है? मुझे तो बस इस बिरयानी से प्यार हो रहा है। ऐसी बिरयानी आज तक नहीं खाई मैंने। लो तुम भी खाओ, आओ आओ आओ। नैना के मना करने के बावजूद प्रिंसिपल उससे जबरदस्ती 2 चम्मच बिरयानी खिला देते हैं। नैना के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो बंदर के जैसे खुजलाने भी लग जाती है। बाप रे, ये मुझे क्यों हो रहा है? ये तो आपको होना चाहिए था। क्या बात कर रही हो बेटी? नैना भागते हुए टॉयलेट जाती है और वापस आकर फिर से बंदर के जैसे खुजलाते हुए कुछ कुछ बोलती रहती है। जुलाब की गोली तो आपके लिए डाली थी, मुझ पे क्यों असर कर रही है? आपकी मीटिंग खराब करनी थी, या तो मेरा पेट खराब हो गया। नैना टॉयलेट के अंदर बाहर भागते हुए सारा सच उगल देती है। मैं हमेशा आपके प्रिंसिपल होने का फायदा उठाती थी। आपको कभी समझ ही नहीं आया कि आपकी बेटी कितनी चालाक है। नैना ने जादुई बिरयानी की शक्तियों की वजह से सारा सच उगल दिया, बिरयानी से लेकर अपनी चालाकी तक। प्रिंसिपल ये सुनकर आग बबूला हो गया और नैना के ऊपर चिल्लाने लगा। प्रिंसिपल ने रिया से माफी मांगी और उसे क्लास में जाने को कहा। रिया मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में चली जाती है और प्रिंसिपल अपनी बेटी की क्लास लेना जारी रखता है। जय और उसकी माँ बिनीता अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनका गांव काफी पिछड़ा हुआ था। जय ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी माँ को छोड़कर शहर चला जाता है। बिनीता छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करती है। जय हर शनिवार अपनी माँ से मिलने आया करता था और रविवार शाम तक शहर वापस चला जाता था। एक रविवार की शाम बिनीता उसे कहती है, बेटा, आजकल गांव में बहुत लाइट जाने लगी है। अब हर रात कैंडल खरीदने तो नहीं जा सकती। कोई लालटेन ला दे, सस्ता पड़ेगा मुझे। आपने पहले क्यों नहीं बोला माँ? मैं शहर से आते वक्त ही ला देता। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे शनिवार ला दूंगा। अगली शनिवार जय कुछ काम से घर नहीं आ पाता और विपुल नाम के अपने एक दोस्त के हाथ अपनी माँ के लिए लालटेन भिजवा देता है। बिनीता रात को लालटेन जलाकर अपने सारे काम करती है। देर रात तक लाइट न आने की वजह से बिनीता लालटेन को धीमी आग में जलाकर कमरे के एक कोने में रखकर सो जाती है और दूसरी सुबह, ओह, रात भर ये लालटेन चालू रहा, मुझे तो बंद करना याद ही नहीं रहा। ऐसा कहते हुए बिनीता लालटेन बुझाने उसके पास गई। लालटेन के पास एक मटका रखा हुआ था। बिनीता ने अच्छे से देखा तो वो मिट्टी का मटका अब सोने का बन गया था। ये सोने का मटका? यहाँ तो मैंने मिट्टी का मटका रखा था, ये कैसे हो गया? जय को आने दो, उससे पूछना पड़ेगा। उस रात बिनीता फिर से जलती हुई लालटेन अपने बिस्तर के पास रखकर सो गई। रात भर बिनीता करवटें लेती रही। उसकी नींद भी अच्छे से नहीं हुई। सुबह उठकर जब बिनीता अपने बिस्तर पर बैठी तो वो सारा माजरा समझ गई। हाय दैया, ये मेरा बिस्तर सोने का कैसे बन गया? जरूर इस लालटेन में कोई जादुई शक्तियां हैं। बिनीता ने उस हफ्ते हर रात लालटेन किसी एक चीज के सामने रखी और रात भर उस लालटेन की रोशनी में रखने की वजह से वो चीज सोने की बन जाती थी। बिनीता अब बेसब्री से जय का इंतजार कर रही थी। शनिवार को जय अपने दोस्त विपुल के साथ गांव आया और अपने घर के अंदर जाकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी का घर है। माँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ?
हाँ बेटा, जो लालटेन तूने शहर से भिजवाई थी वो जादुई लालटेन थी। उसकी रोशनी में कोई भी सामान रात भर रख दो तो वो सोने का बन जाता है। माँ, हम तो लखपति बन गए। सोने की लॉटरी लग गई है हमारी माँ। जय और विनीता खुशी से गले मिलते हैं। विपुल का ये देखकर मुंह सड़ जाता है। वो वहाँ से दोनों को बधाई देते हुए अपने घर निकल जाता है। ये साला जय मेरे ही हाथों लालटेन भिजवाई और अब लखपति बन गया। मुझे उस जादुई लालटेन के बारे में पता होता तो कभी उसे नहीं देता। विपुल को लगा उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और उसने अपने इंसाफ के लिए दूसरी सुबह जय के घर से वो लालटेन चुरा ली। विपुल के पास रात तक रुकने का धैर्य और समय दोनों नहीं था। उसने जल्दबाजी में सुबह ही वो लालटेन जला ली। इस लालटेन के सोने पे मेरा हक भी उतना ही है जितना उस जय का है। अब मैं भी लखपति बनूंगा। विपुल अपना सारा सामान लालटेन के इर्द गिर्द रख देता है। देखते ही देखते उसके सामान में एक एक करके आग लगने लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा सारा सामान। नहीं नहीं नहीं, कोई रोको इस आग को। विपुल घबराते हुए आग के ऊपर पानी डालता है पर आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। हे भगवान, सोने के सपने देखे थे पर यहाँ तो सपने जल के राख हो रहे हैं। विपुल के घर में आग जलते हुए देख जय और विनीता उसकी मदद करने पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनकी लालटेन विपुल के जले हुए घर के बीच में पड़ी हुई है। विपुल, ये हमारा लालटेन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ले जाओ इस बला को मुझसे दूर। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। विपुल अपने जले हुए घर और फूटी किस्मत को देखकर रोता है और जय और विनीता अपनी जादुई लालटेन लेकर अपने घर को चले गए। अब्दुल मियाँ की मौत के बाद उनके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। अब उनके सर पर बाप का साया नहीं था। अब क्या होगा? कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी भी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। पर तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोलें? पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की चिंता मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम लोग इसे मिलकर छुड़ा लेना। पर अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। गहनों का क्या है, वो तो वापस भी बन जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गरम गरम बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है! हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है। हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 महीने बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस महीने का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अम्मी, अगले महीने ही आपके गहने छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का परिवार बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहन ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे।
ये सब हम तीनों की एकता की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ महीनों में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही स्वाद है ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के स्वाद की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें पार्टीज के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक पार्टी है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगी ना। पर वही स्वाद चाहिए जो हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा, आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर में निकाह था, पर किसी कारण से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब की दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, पर उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ हैं? वो तो घर गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों बोल दी। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था। उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी कारण से उनके घर का निकाह टूट गया, तो अब बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम बिरयानी बेच देंगे, पर आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी पैसे कमा सकते थे आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल है, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए। पर उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी बातचीत बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से सहमत नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो कह दिया, पर उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बेचेंगे। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वो बिरयानी बेची और वो दोनों बहुत खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से अनजान थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर की प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो स्वाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम तो हमेशा से वैसी ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझने लगी और उन्हें वो स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। अचानक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ में आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक रास्ता मिल गया।
शिफा ने एक बोर्ड लिखवाया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी। हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे। ये बोर्ड शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने बोर्ड पढ़ा और वो फ्री की बिरयानी खाने होटल में आ गए और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का स्वाद पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते फ्री में बिरयानी खिलानी पड़ी, पर उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। सुनील और आसिफ 2 दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुँचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ, उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है,
बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है, पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं, चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए, पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई, मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। अब्दुल मियाँ की मौत के बाद उनके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। अब उनके सर पर बाप का साया नहीं था। अब क्या होगा, कैसे हमारा घर चलेगा? 2 जवान बेटियों की शादी भी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। पर तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोलें? पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की चिंता मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम लोग इसे मिलकर छुड़ा लेना। पर अम्मी,
अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। गहनों का क्या है, वो तो वापस भी बन जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गरम गरम बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है, हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है। शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है, हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 महीने बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस महीने का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया अम्मी, अगले महीने ही आपके गहने छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का परिवार बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहन ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की एकता की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ महीनों में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही स्वाद है ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के स्वाद की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें पार्टीज के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक पार्टी है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल, मिलेगी ना। पर वही स्वाद चाहिए जो हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर में निकाह था, पर किसी कारण से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब की दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, पर उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ हैं? वो तो घर गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों बोल दी। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था। उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी कारण से उनके घर का निकाह टूट गया, तो अब बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम बिरयानी बेच देंगे, पर आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी पैसे कमा सकते थे आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल है, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए। पर उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी बातचीत बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से सहमत नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है,
तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो कह दिया, पर उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बेचेंगे। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वो बिरयानी बेची और वो दोनों बहुत खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से अनजान थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे। ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर की प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो स्वाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम तो हमेशा से वैसी ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझने लगी और उन्हें वो स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। अचानक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ में आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं, और फिर अगले दिन शिफा को एक रास्ता मिल गया। शिफा ने एक बोर्ड लिखवाया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी। हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले 1 हफ्ते तक हम सबको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे। ये बोर्ड शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने बोर्ड पढ़ा और वो फ्री की बिरयानी खाने होटल में आ गए, और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का स्वाद पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको 1 हफ्ते फ्री में बिरयानी खिलानी पड़ी, पर उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी।